किताबों वाले वाक़यों का बमुश्किल चंद दिन ही गुज़रे थे कि सुबह वो यूनिवर्सिटी आई थी और अपनी क्लास के लिए जा रही थी कि उसके करीब से गुज़रती एक लड़की ने उसे रोक लिया। हे, तुम्हारा जूता बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया है? वही अजीम आदत, तारीफ़ पर भूल जाना। तो वो भी झट भूल सी गई और भूल ही गई। अपने स्टोर से, जहाँ मैं काम करती हूँ। बहुत खूबसूरत है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पहन कर देख लूँ। मैं आऊँगी तुम्हारे स्टोर इसे लेने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने झट जूता उतार कर उसके आगे किया और उस गुलाबी स्कर्ट और गुलाबी गालों वाली लड़की ने जूते को पहनने की बजाय उसे झट उठाया और ये जा वो जा। हे, अमराहा हैरत ज़दा उसे आवाज़ें ही देती रह गई, लेकिन वो रुकी ना पलटी। लेकिन रुक रुक कर चलता कोई और इसके पास आ रहा था। कौन? बूझिए कौन? कार्ल। और कौन? उसके हाथ में इसका गुलाबी बारबी जूता था। ये आज के दिन के लिए मेरे पास रहेगा, तुम्हारी याद दिलाएगा। जूता उसके आगे लहराकर वो चला गया। हाँ, वो हिंट देकर तो गया था कि मैं आऊँगा, भले से वो तफसीलात दे देता, होना यही था। उफ़, उसने आसपास देखा। बमुश्किल एक जूते से चलती बेंच पर बैठी, शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी कोई। ये कार्ल इसकी जान को आ गया था। अब एक जूते के साथ वो अंदर जा सकती थी न बाहर। उसने वीरा को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। वो क्लास में जा चुकी होगी। ऐन उनका भी बंद था। सर्दी के दिन थे, ज़मीन पर पैर रखने के लिए ज़रूरत चाहिए थी। और फिर यूं लगड़ा कर चलना। चारों न चार वो उठी, दूसरा जूता भी उतारा और सिर्फ जुरापों के साथ चलती बस स्टॉप तक आई। और क्या, जी कार्ल। वो इसके पीछे पीछे इसकी तस्वीरें ले रहा था, बस आकर ही नहीं दे रही थी। वो स्टॉप पर सिर्फ जुरापों के साथ नंगे पैर खड़ी थी, दूसरा जूता हाथ में पकड़ रखा था। इसने घूर कर कुछ दूर मौजूद कार्ल को देखा। इसके जी में आई कि हाँ, बस अब इसे कातिला बन जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं बनेगी तो आखिर कब बनेगी? कार्ल का खून इस पर जायज़ था। इसे सारी ज़िंदगी इतनी कौफत और शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी यूनी से ऐसे आते और 5 मिनट बिना जूतों के ऐसे खड़े हो रही थी। तेज़ी से अपनी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट्स भी गर्दनें मोड़कर इसे देखना नहीं भूल रहे थे। घर आई, जूता तब्दील किया। क्यों आ गई इतनी जल्दी? नशिस्तगाह में टीवी देखती लेडी महर ने पूछा। मेरा जूता। गुस्से की शिद्दत से वो इतना ही कह सकी। क्या हुआ जूते को? ओह, टूट गया। एक मनहूस इंसान है यूनी में, वो ले गया। वो चील कवा है क्या? वो हंसी। नहीं, डायन। डायन तो फीमेल नहीं होती अमरहा, वो मेल डायन है। वो इन्हें बताना चाहती थी कि यही है वो जो इसके और आलियान के दरमियान ऐसी दूरी का बायस बना है। ये बात वो अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए सोच लिया करती थी। अपने किए का इल्ज़ाम वीरा और कार्ल पर डाल दिया करती थी, जबकि वीरा और कार्ल से ज़्यादा वो खुद कसूरवार थी। जब वो यूनी वापस आई, उसकी पहली क्लास हो चुकी थी। बाकी की क्लासेस लेकर वो वापस जा ही रही थी कि बंदर की तरह कलाबाजियाँ लगाता वो इसके सामने आया। ये लो अपना जूता। उसने जूता आगे किया, जिसके गुलाबी चमड़े को ब्लेड से लंबी लंबी लकीरें देकर काट दिया गया था और उसकी छालर सी बन गई थी। अब उस जूते को किसी रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि उसकी इब्तदाई शक्ल आखिर क्या रही होगी, लेकिन पाँव में पहनने के लिए हरगिज़ नहीं। ये मुमकिन ही नहीं था। अच्छा जूता था, लेकिन ज़्यादा कीमती नहीं था। तुम मार्केट से नया ले लेना। वो तेज़ी से इससे आगे चलने लगी, वरना आज उसे कातिला बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अब तक कहाँ थी अमराहती मैंड की? टर टर टर। मैं कब से हूँ इस यूनी में, तुम तब से क्यों नहीं आई? अब सोचता हूँ तो अफसोस होता है कि कैसे बेकार और फजूल गए वो सब साल। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन अब तो तुम यहाँ ही हो ना, मुझे वक़्त को जमा और ज़रब देना आता है। और देखो, तुम्हारी जितनी भी दोस्तें हैं और बहनें, जैसा कि मैंने सुना है एशिया में बहुत बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, यानी जो तुम्हारी 6, 7, 8, 10 बहनें हैं, हाँ जो बिल्कुल तुम जैसी हैं, उन्हें भी मानचेस्टर बुला लो इसी यूनी में। मैं कुछ भी करके फंड्स इकट्ठे करूँगा ताकि उन्हें आने में आसानी रहे। लेकिन बुराए मेहरबानी तुम अपनी जैसी एक एक कार्बन कॉपी को यहाँ ले आओ। वो उसके साथ साथ चलते मज़े से ऐसे बातें कर रहा था
जैसे दोनों में किताब बदल दोस्ती हो। जी, पंजाब की दुपट्टा बदल दोस्ती को मैंने मानचेस्टर में किताब बदल दोस्ती का नाम दे दिया है। ठीक किया ना? अमरहा रुकी और शरारे उगलती आंखों से कार्ल को ताड़ा। कार्ल भी रुक गया और बहुत मज़े से अमरहा को देखने लगा। फिर अपनी नाक पर उंगली रख ली। तुम एक्स मैन सीरीज़ में काम करती रही हो क्या? ये देखो, मेरी खाल जलकर फट रही है। अमरहा ने कानों में एयरफोन लगाया और म्यूज़िक तेज़ कर दिया। कार्ल का कहका उसकी पुश्त पर देर तक फिज़ा में मुंतशिर रहा। बस में बैठकर उसने ऐसे दांत पर दांत जमाए जैसे उन दांतों तले कार्ल की गर्दन हो। आह, थू, क्या सोच रही थी वो? काश मैं भी कार्ल जैसी होती या वीरा जैसी। फिर ईंट का जवाब पत्थर से देती, दो बदू जंग होती। अल्लाह जी, मेरे भी जहन में कोई तरकीब डालते कि उस काल शाल को ही सब अता किया हुआ है। कार्ल आलियान से मुतल्लिक धमकी देकर तकरीबन गायब ही हो गया था। शायद वो आलियान को ढूंढता रहा था, और जब आलियान वापस आ गया तो दोबारा अमरहा से उसका टकराव नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर होकर वो इसे लाइब्रेरी में छेड़ बैठा और अमरहा ने फिर से जैसे उसे अपने पीछे लगवा लिया। वैसे भी उसके बारे में मशहूर था कि उल्टे काम किए बिना उसे नींद नहीं आया करती थी, न खाना ही खाया जाता था उससे। उसके इंसानी ढांचे में सुपर स्प्रिंग फिक्स थे जो उसे किसी पल चैन से रहने न देते। ये स्प्रिंग इस कदर कारामद थे कि 10 कदम इंसानों की तरह चलने के बाद वो 11वें कदम पर छलांग या छलांग नुमा चाल ज़रूर अपना लेता। आते जाते स्टूडेंट्स के हाथों से खाने की चीज़ें उचक लेना तो उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम था। यानी 2 हाथों से बर्गर पकड़े मुंह खोले खाने वाला एक बड़ी सी मज़ेदार सी बाइट लेने के चक्रों में है, और जब वो कुतरता है तो उसे मालूम होता है कि बर्गर तो हाथ में रहा ही नहीं। ऐनी शाहिदीन बर्गर शिकार की तरफ हंस कर देखते हैं और इशारे से बताते हैं, कार्ल। अब बर्गर शिकार कार्ल को बमुश्किल ढूंढता उसके पास जाता है और उसे शर्म दिलाता है, तो उल्टा कार्ल उसे इंतज़ामिया के पास जाने की धमकी देता है कि आखिर एक बिजनेस स्टूडेंट पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है। आखिर कैसे? रात को वीरा आई अपनी हंसी दबाती। ये क्या है? उसने आईफोन इसके आगे किया। वहाँ इसकी बस स्टॉप पर नंगे पैरों खड़ी तस्वीर थी और टाइटल था, मानचेस्टर में 16 साल सर्दी का रिकॉर्ड टूटने पर दौरे जदीद की नेल्सन मंडेला का एहतजाज। वीरा कारपेट पर पेट पकड़े किसी अफगान बिल्ली की तरह लोटपोट हो रही थी। हंसी की ज़्यादती की वजह से उससे बात भी नहीं की जा रही थी। थप्पड़ खाने के बाद आज वो इसके कमरे में आई थी और ऐसे लोटपोट हो रही थी। अमरहा वीरा को देख रही थी। शायद वाकई ही आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कार्ल फिर से पहले जैसा कार्ल बन गया था तो आलियान भी पहले जैसा हो ही जाएगा। अमरहा फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई और बस बैठी ही रह गई। कार्ल ने आदि यूनी को अपने फेसबुक अकाउंट में इसकी तस्वीर पर टैग कर दिया था। अमरहा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आदि यूनी के कमेंट्स इस नादर और नायाब तस्वीर के नीचे पड़ती। अपनी ऐसी मज़े का खेज तस्वीर देखकर ही उसकी आंखों में मिर्चें सी भर गई थी। उसे रोना भी आ रहा था और वीरा को देख देख कर हंसी भी। वीरा पागल हुई जा रही थी। वो ज़िंदगी से भरपूर गुब्बारे छोड़ और फोड़ रही थी। चीनी ब्रेड के बाद से अमरहा मुस्कुरा नहीं सकी थी। उसे यकीन था कि अब वो ताउम्र नहीं हंस सकेगी, लेकिन वीरा की हंसी जैसे उसे इशारे दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा प्यारी, एक ना एक दिन आखिर सब ठीक हो ही जाता है। तुम जानती हो मानचेस्टर ने तुम्हें क्या तोहफे में दिया है? अपनी हंसी की छक्कर डेल को बमुश्किल रोक कर वीरा बोल पाई। कार्ल, तुम्हें कार्ल से नवाजा गया है। खुशकिस्मत हो तुम। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा ने अमरहा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अब, हाँ अब उसे यह हवा नरम लगी, सरगोशियाँ कटी। उसके दिल को थोड़ा करार सा आया। सुकून की एक लहर उठी। मानचेस्टर यूनी में तालीमी दौरानिए से मुतालिक जो डायरीज हम लिख रहे हैं ना अमरहा, वो सब एक तरफ होंगी, लेकिन जो यादें तुम्हारी स्टूडेंट डायरी में रकम होंगी ना, वो नोबल इनाम विनिंग होंगी। तुम अपने पोते पोतियों को हंसा हंसा कर मार डालोगी। हर तरह की यादों से तुम माला माल हो चुकी हो। कितनी खुशकिस्मत हो ना तुम। मकनातीस की तरह तुम अपनी तरफ खींचती हो कि आओ मुझे सताओ, रुलाओ। हंसते हंसते वीरा को फंदा लग गया तो अमरहा ने छुप के उसकी कमर में ज़ोरदार घूंसा मारा। वीरा मुंह खोलकर उसे हैरत से देखने लगी कि क्यों मारा, वो भी इतनी ज़ोर से। कुछ तुम्हारी डायरी में भी लिखा जाना चाहिए था।
मैं तुम्हारे पोते पोतियों को बोर होते नहीं देख सकती, अमरहा ने मासूमियत से कहा। वीरा ने उसके बाल मुट्ठियों में भर लिए और उसके सर को झटके देने लगी। यही काम अमरहा ने किया। दोनों कारपेट पर लोट पोट गुत्थम गुत्ता हो गई। मेरे पोते पोतियाँ बोर नहीं होंगे। मैं उन्हें तुम्हारे किस्से सुना सुना कर हंसा हंसा कर खुशगुफ्तार ग्रैंड मदर होने का खिताब हासिल करूँगी। वो हर वक्त मेरे साथ चिपके रहा करेंगे कि ग्रैंड माँ प्लीज़ उस अमरहा दिल लॉस्ट डक की बातें सुनाए ना। मैं भी तुम्हारे किस्से सुनाया करूँगी जिंजर बॉल, फिक्र ना करो। मानचेस्टर के राजहंस, तुमने मुस्कुराना कम कर दिया है या किफ़ायत कर रही हो? दादा पूछ रहे थे। बहुत बार पूछ चुके थे। थक जाती हो ना? मुश्किल है ज़िंदगी। मुश्किल तो है। वो दादा को बता न सकी कि क्या मुश्किल है। अगर मुझे नहीं बता सकती तो साई तो है ना। आप साई से पहले हैं मेरे लिए दादा। फिर भी कुछ रिश्ते कितने भी करीबी हों, उनसे सब नहीं कहा जा सकता। दादा ठीक कह रहे थे। आलियान की बात को लेकर वो साई के पास ही गई थी। दादा से वो सब कहना चाहती थी पर कह नहीं सकी। तुम्हारी अम्मा और दादी दानिया की शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मामू नहीं मान रहे। कहते हैं शादी बहुत धूमधाम से करनी है, अभी तुम लोगों के हालात ठीक नहीं हैं। ये क्या बात की उन्होंने दादा? यही तो मैंने कहा तुम्हारी अम्मा से कि पूछो अपने भाई से, क्या हम भूखे मर रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। वाजिद की दुकान ठीक हो रही है, मुनाफा आने लगा है। वो तुम्हारे दिए कर्ज को जमा कर रहा है। ख़ानदान की एक तकरीब में उसने किससे कह दिया था कि वो शादी में फजूल खर्ची नहीं करेगा। तुम्हारे मामू को इस बात की खबर हो गई। पापा क्या कहते हैं दादा? वाजिद का कहना है कि उसके पास ज़ाया करने के लिए फजूल पैसे हैं ही नहीं। पहले की बात और थी, अब जो कुछ जमा था वो सब दुकान में लग गया। वाजिद ने बुरा वक़्त देखा है। किसी ने उस बुरे वक़्त में उसका साथ नहीं दिया। ख़ानदान में किसी ने कर्ज के नाम पर चंद हज़ार भी नहीं दिए। वाजिद बहुत बददिल सा हो गया है सबसे। मुश्किल है कि मंगनी रहे। वाजिद ने तो दानिया से ये तक कह दिया है कि वो पढ़ने के लिए तुम्हारे पास चली जाए, होती रहेगी शादी 1-2 साल में। अमरहा, वाजिद कह रहा था कि उसका वही सिक्का उसके काम आया जिसे उसने और ख़ानदान वालों ने खोटा समझ लिया था। बहुत याद करता है तुम्हें, बार बार मेरे पास आता है, कहता है तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती होती रही। अमरहा की आंखें नम हो गई तो बाबा को एहसास हो गया। दानिया क्या कहती है? साफ कह दिया है उसने, मर जाऊंगी, किसी दूसरे मुल्क नहीं जाऊंगी। वहाँ पढ़ूँ भी, काम भी करूँ। क्या ज़रूरत है इतने वबाल पालने की? मुझे कौन सा मिनिस्टर बनना है किसी मुल्क का? या फ़ोन पर लगी रहती है या सोती रहती है। इतनी आरामदा ज़िंदगी छोड़ने की उसे क्या ज़रूरत है भला? आरामदा ज़िंदगी तो अमरहा की थी। ज़िंदगी की रूह काम है, सिर्फ काम, चलते रहना, हरकत में रहना, इल्म के कामों में मसरूफ़, अमल के काम में मसरूफ़। इतनी सी ज़िंदगी में इंसान के पास इतना वक़्त ही कहाँ है कि ज़ाया करता फिरे, सोकर, रोकर या मौज मस्ती में। ये ज़िंदगी इंसान को भलाई के काम करने के लिए अता की गई है, खैर इकट्ठा करने के लिए। इसे खेल तमाशे की नज़र नहीं किया जा सकता। शिफाफ मीठा पानी भी ठहर जाए तो बदबू देने लगता है, कीचड़ में बदल जाता है। इंसान क्यों कर खुद को ठहरा कर बर्बाद कर सकता है? कायनात की हर शय हिमावकत हरकत में है और ताक क़यामत रहेगी। इंसान साकिन होकर गुनाह कबीरा का मुरतकब कैसे हो सकता है? ये तो इंसानी रुतबे के मनाफी है, सरासर मनाफी। हंसते रहा करो अमरहा, तुम्हारी खामोशियाँ इतनी गहरी क्यों होती जा रही हैं? दादा को एक बस इसी की फ़िक्र थी। अमरहा ने दादा को हंसकर दिखा दिया। ठीक उसी वक़्त कार्ल उसके करीब से इस्तज़ाहिया हंसकर गुजरा। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रहा हो, अभी तुम्हारी के हंसे पे गायब करता हूँ, मसला ही कोई नहीं। अमरहा को जैसे आँख ही लग गई। दादा को उसने बाय कहा और साई के पास आई। जूते वाले किस्से के बाद उसने लाख सहन लड़ाया, लेकिन कार्ल को मज़ा चखाने की कोई एक भी तरकीब नहीं सोच सकी। मुझे मशवरा दो। साई को सारी बात सुनाकर उसने मशवरा मांगा। थोड़ा बहुत बदला तो जिम से भी लिया जा सकता है। साई हंसने लगा। हंसते हुए तुम बिल्कुल मेरे दादा जैसे लगते हो। क्या तुम्हारे दादा मेरे जैसे जवान हैं या मैं उन जितना बूढ़ा हूँ?
हंसते हुए तुम उन जैसे मासूम और सादा लगते हो। अमरहा ने होंठ सुकेड़े। वो साई के मशवरे के बारे में सोच रही थी। आखिर उसे जिम का ख्याल क्यों नहीं आया? गो ईंट का जवाब पत्थर तो हरगिज़ नहीं था, लेकिन ईंट का जवाब कुछ तो था, वो भी सिर्फ 5 मोड़ में। अमरहा जिम के पास जाए, पहले हमें उसकी तारीख तक जाना चाहिए। तो जिम की तारीख कुछ यूँ थी कि वो क्लास में अक्सर ऊँघता हुआ पाया जाता था। अब पूरी यूनि में वो अकेला तो नहीं था जो ये करता था। कमोबेश यूनि का एक एक स्टूडेंट अपने पूरे तालीमी साल में 40 से 50 बार इस अजीम सानहे से ज़रूर गुजरता। कुछ इस सानहे से ज़्यादा गुजरते, कुछ कम, लेकिन फैज़ याब सभी होते। कुछ क्लास में ऊँघते पाए जाते, कुछ हर जगह, और बहुत सी किसी भी जगह, मतलब किसी भी जगह। आप बस में बैठे हैं, आँख खुली, ओह मैं तो बहुत आगे आ गया। जल्दी से बस बदली, बस चली, आँख फिर से लग गई। उफ़, मैं तो बहुत पीछे आ गया। पहला लेक्चर गया। जूली कॉफ़ी लेने गई है। जूली वापस नहीं आई। जूली कॉफ़ी के मग जो बाद अज़ां एक होशमंद रहमदिल स्टूडेंट ने सिर्फ इस ख्याल से उठा लिए हैं कि कॉफ़ी ठंडी होकर बेकार हो जाएगी, और जूली को सोते से उठा देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बेचारी सो ही तो रही है ना, और सोते हुए कितनी प्यारी भी तो लग रही है। खैर, जूली कैंटीन काउंटर पर सर रखे ऊँघ रही है, और काउंटर मैन उस पर पानी के छींटे भी मार चुका है, लेकिन जूली बदसतूर ऊँघ रही है। काउंटर की तरफ आते किसी मेहरबान ने उसके खुले मुंह की तस्वीर लेकर दी टैब भेज दी है। यानी यूनी के बागों में, दरख्तों तले, क्लास के दौरान, कॉरिडोर में, बाथरूम्स, वॉशरूम्स, बस, ट्यूब, बार्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी में, तो ख़ास कर और कैंटीन में तो ज़रूर ही। कौन था जो मुंह खोलकर ऊँघता पाया नहीं जाता था? एग्ज़ाम्स के दिनों में तो टेबल और कुर्सियों के नीचे भी, और तो और कूड़ादान की आड़ में छुपकर भी। जब कोई इस ऊँघ से महफूज नहीं था, तो सज़ा सिर्फ एक जिम को ही क्यों? और वो तो था भी दूसरी किस्म वालों में से। पहली किस्म आंखें बंद करके कुदरती ऊँघ लेने वाली, दूसरी किस्म आंखें खोलकर खुद पर जबर करके गैर कुदरती ऊँघ लेने वाली। दूसरी किस्म में वो लोग शामिल हैं जो अपने तालीमी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट का खिताब पाने के लिए आंखें मीच कर नहीं, उन्हें खोल कर सोए हैं। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मार्टन लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा रहा है। बुराए मेहरबानी ज़रा जल्दी करें और मुझे ये इशू कर दें। हाथ को किताबों पर रखते हुए, ये मेरा हाथ है, लाइब्रेरियन। ओह, मैं मजाक कर रहा था। आंखें मसल कर, ये रही मेरी 3 किताबें, इन्हें इशू कर दें। माजरत के साथ, ये लाइब्रेरी की मलकियत है। हम अपने ज़ेरे इस्तेमाल कंप्यूटर और दीगर मशीन इशू नहीं कर सकते। आपको सिर्फ किताबें ही इशू की जा सकती हैं। ओह, आप समझे नहीं, मैं आपको हंसाना चाह रहा था। मज़ीद सख्ती से आंखें मसलते हुए, वेल, तुम्हारे जैसे 2 दिन पहले ही मुझे बहुत हंसा गए हैं। मुझ में मज़ीद सकत नहीं रही हंसने की। अब ये काम तुम अपने प्रोफेसर्स और यूनिडैन के साथ जाकर करो। आप बुरा मान गए, मेरा मकसद तो महज तफरीह था। मैं इस तरफ दाएं रुख खड़ा हूँ, और मेरे कॉफ़ी मग पर से भी हाथ उठा लो, ये भी इशू नहीं होगा। अब जैकब लाइब्रेरी आया है। मुझे मेरी मतलूबा किताबें नहीं मिल रही। मिलेंगी भी कैसे? हम कैंटीन में किताबें नहीं रखते। डैन का ऑर्डर नहीं है ना? जूनी कैंटीन गई है। एक वनीला कोक? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे क्रीम कॉफ़ी ले लेनी चाहिए। एक क्रीम कॉफ़ी, ठीक है। किताबों की अलमारियों में ढूंढ लो। 2 वनीला कोक और एक क्रीम कॉफ़ी मेरे लिए भी। जॉनसन अपने दोस्त की कमर में ज़ोरदार खूंसा मारकर कहता है, तुमने मुझसे 20 पौंड लिए थे, मेरे मरने के बाद वापस करने का इरादा है? नहीं, एग्ज़ाम्स में तुम्हारे पेपर चेक करने के बाद। प्रोफेसर विलियम की आवाज़ गूंजती है। कॉरिडोर, जो प्रोफेसर को खूंसा पड़ने पर साकित सा हो गया था, फलक शिगाफ कहकों से गूंज उठता है। ओह, बेचारे जॉनसन का अब क्या होगा? खुदा पूछे इस नींद से। तो हमारा जिम इन दूसरी किस्म वालों में से था। बेचारा प्रोफेसर का मानना था कि वो रात भर आवारागर्दी करता है और फिर उन्हीं की क्लास में ऐसे ऊँघता है जैसे उनका लेक्चर इस काबिल ही नहीं कि उसे सुना जाए। ये तो सरासर बेइज्जती हुई ना, जबकि जिम जॉब करता था और रात गए तक पढ़ता। आवारागर्दी का तो उसके पास वक़्त ही नहीं था। ऐसे में बेचारा कभी कभार क्लास में ऊँघने लगता था,
इसी मामले को लेकर दोनों के दरमियान सर्द जंग सी शुरू हो गई। अब वो मुकम्मल होशो-हवास में भी है, तो प्रोफेसर पार्कर उसे ऐसे देखते हैं जैसे कहते हों, हाँ हाँ, ऊँघ लो जिम चूसे, मैं लोरी ही तो सुना रहा हूँ। चलो, देर न करो और ऊँघ लो। इस खामोश, सर्द, तंजिया जंग से तंग आकर एक दिन जिम बाकायदा कराटे लेकर ऊँघने लगा। उसे जिन छोड़ने के बाद प्रोफेसर पार्कर ने उसे जिन नज़रों से देखा, उसका जी चाहा कि ग्रेजुएशन करने के अपने ख्वाब को आग लगाए और घर चला जाए। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और अपने और प्रोफेसर के दरमियान की सर्द जंग को ख़त्म करना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसने एक अमली सूरत इख्तियार की कि प्रोफेसर को समझा सके कि ऐसी तंजिया और सर्द जंग एक स्टूडेंट के साथ रवा रखने से कितनी तकलीफ़ होती है। उसने पूरे 5 दिन प्रोफेसर को देखने में गुजारे। प्रोफेसर पार्कर कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, अपनी क्लास लेने जा रहे हैं। जिम एक हाथ का फासला रखे उनके साथ साथ चलते उन्हें उस अफ्रीकी कबाइल की तरह देख रहा है जो यूरोप की गोरी मेमों को देखकर मुंह बंद करना और आंखें झपकना भूल जाता है। जिम मुकम्मल संजीदा है। जिम खामोश घूर रहा है। व्हाट? प्रोफेसर पार्कर चिल्लाकर पूछ रहे हैं। नो जवाब, बस घूरना, मुसलसल घूरना। प्रोफेसर क्लास से बाहर आ रहे हैं, जिम साथ साथ। घूरना जारी, गर्दन का जाविया एक सा जैसे शिकंजे में कस दिया गया हो। एन प्रोफेसर के मुंह की सिमत, ना कम इधर ना ज़्यादा उधर। प्रोफेसर अपने ऑफिस में बंद, ऑफिस के बाहर जिम खड़ा है। प्रोफेसर अगली क्लास के लिए ऑफिस से बाहर, जिम साथ, खामोशी से, इस्तकामत से। प्रोफेसर जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गए हैं। अगले दिन पार्किंग में जिम फिर से मौजूद है। गर्दन का ठीक वही जाविया, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल सोम्पी की तरह। प्रोफेसर पार्कर ने इंतज़ामिया से रब्ता किया। इंतज़ामिया ने जिम से, वो मेरे प्रोफेसर हैं, मुझे उनसे प्यार है, मैं उन्हें देख सकता हूँ। ये कोई काबिल एतराज़ बात या जुर्म नहीं है। वाकई ये कोई जुर्म नहीं था। इंतज़ामिया ठंडा सांस ठहर कर रह गई। प्रोफेसर ने 2 दिन की छुट्टी ली। तीसरे दिन आए। जिम फिर से पार्किंग से उनके साथ। क्या चाहते हो मुझसे तुम? प्रोफेसर पार्कर के असाब जवाब दे चुके हैं। जिम खामोश, घूरना जारी, उनके साथ साथ, साए की तरह। अल्लाह ऐसी कड़ी आजमाइश से बचाए। दिनों में प्रोफेसर पार्कर और जिम यूनी में मशहूर हो गए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये तमाशा देखते, तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ग्रुप की सूरत इसे ज़ेरे बहस लाकर कहके लगा रहे हैं। लेकिन जिम खामोश है, संजीदा है और अपने काम से लगा है। तो कोई हफ्ते बाद जिम ने प्रोफेसर पार्कर की जान छोड़ी। जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि उसके बाद प्रोफेसर ने क्लास में ये मालूम करने की कतन कोई कोशिश नहीं की होगी कि आखिर ये खराटों की आवाज़ आ कहाँ से रही है। नया नया जिम और प्रोफेसर पार्कर का वाक़या हुआ था तो एक लड़का जिम के पास आया और उसे 5 पौंड दिए। जो प्रोफेसर के साथ किया है वही मिसेस बैंड ऑफ एस्ट्यून के साथ भी कर दो। जिम ने 5 पौंड रखे और एक दिन के लिए मिसेस बैंड ऑफ एस्ट्यून के पीछे हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जिम की खिदमत दूसरे स्टूडेंट्स ने भी हासिल करनी शुरू कर दी तो जिम ने कुछ असूल वज़ा कर लिए। अब जब काम करना ही था तो ज़रा तरीके से कर लेना चाहिए था ना। एक दिन के यूनी के सिर्फ 5 पौंड, बस। ट्यूब से शिकार के पीछे पीछे रहाइश गाह तक 10 पौंड्स, दरमियान में 2 घंटे का ब्रेक, रात और 24 घंटे के 20 पौंड। यानी शिकार के पीछे पीछे जिम बाज़ारों, गलियों, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर तक जाएगा, सिर्फ एक हाथ का फासला रखकर। ज़ॉम्बी स्टाइल में गर्दन को एक ही जाविये पर अकड़ाए जिम इज़ घूरिंग। ज़्यादातर सिर्फ यूनी का ही पैकेज लेते, बहुत कम दूसरा 20 पौंड का पैकेज भी लेते। जिम के फ़न के दूसरे रहनुमा असूल, उसे रिश्वत नहीं दी जा सकती। बेशक शिकार उसे अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा दे या 50,000 पौंड हाथ से दे, शिकार का कोई कसूर होना ज़रूरी है। मासूम लोगों को वो तंग नहीं करेगा और अगर बाद अज़ां साबित हो गया कि शिकार मासूम था तो उसे 5 पौंड देने वाले के साथ वो यही सब मुफ्त करेगा। तो जब जिम ड्यूटी देता तो यही में कह कह बुलंद होते, जिम इज़ ऑन हिज वर्क। जिम अपने काम पर। मिशन इज़ पहला, डिपार्टमेंट बायोलॉजी, उम्र 20 साल, इंतहाई तेज़ तरार बदतमीज़ नमक मिर्च लड़की। कसूर अपनी क्लास फेलो रोसलिन के लंबे कद पर फुफ्तियाँ कसना
اور اسے مسز ایفل کے نام سے ڈپارٹمنٹ میں مشہور کر دینا۔ ہاتھ میں 5 پاؤنڈ لے کر امرہ جم کے پاس آئی۔ کارل، بزنس ڈپارٹمنٹ، بدتمیز، انتہائی بدتمیز، میرے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا، پھر انہیں ضائع کر دیا۔ مجھے بھاری جرمانہ بھرنا پڑا، پھر میرا جوتا کاٹ دیا۔ پورے 150 پاؤنڈ کا تھا میرا جوتا۔ 150 پاؤنڈ کے لفظ پر جم نے اسے بڑے غور سے دیکھا کہ میں اتنے پیسے خرچ کر لیتی ہوں۔ ہارٹ فیل نہیں ہوتا تمہارا؟ امرہ نے جوتے کی قیمت حسب زنانہ عادت بڑھا چڑھا کر بتائی تھی، ورنہ وہ دور دور تک اتنے کا نہیں تھا۔ اتنے کا ہوتا تو امرہ کی پہنچ سے دور ہی رہتا تھا۔ جم نے سر ہلا دیا، یعنی ہاں۔ ویسے امرہ کا دل 20 پاؤنڈ پیکج لینے کو چاہ رہا تھا، پر کارل پر وہ اتنے پیسے لگانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی 2 کلاسز لینے کے بعد امرہ کا دل کارل کا حال دیکھنے کے لیے چاہا۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ آئی تو اسے معلوم ہوا کہ اسے آرٹ اسکول کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ کارل کا آرٹ اسکول میں کیا کام؟ یعنی جم بھی وہیں ہوگا۔ جب وہ آرٹ اسکول میں داخل ہوئی تو کوریڈور میں اسے 3 لوگ نظر آئے، کارل، جم، آنا۔ آنا جم کی منگیتر ہے۔ اف، وہ کارل تھا۔ امرہ اسے ہرا نہیں سکتی تھی۔ منظر کچھ یوں تھا کہ جم اپنے انداز میں گردن کو کارل کی طرف فکس کیے گرد و پیش سے بکانا ہوئے گھور رہا تھا، اور ٹھیک جم کے ہی انداز سے کارل جم کی بھولی پالی سرخ گالوں والی پیاری سے منگیتر آنا کو گھور رہا تھا۔ اب جہاں جہاں آنا، وہاں وہاں کارل اور ساتھ جم۔ آتے جاتے سب اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے، بلکہ جا تو کوئی نہیں رہا تھا، پلٹ پلٹ کر واپس آ رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ اس براہ راست شو کا کیا اینڈ ہوتا ہے۔ آنا خون خوار نظروں سے جم کو گھور رہی تھی، ساتھ اسے کھری کھری سنا رہی تھی، اسے دھمکی دے رہی تھی۔ میں نے کہا جم بند کرو اپنی یہ فضول حرکت ابھی۔ جم، ابھی کوئی رد عمل نہیں۔ جم، اگر تم نے ابھی کے ابھی یہ سب فضولیات نہیں چھوڑی تو میں بہت برا کر گزروں گی تمہارے ساتھ۔ جم، آنا چلائی۔ جم ہنوز اپنے کام میں مصروف۔ غصے اور شرمندگی سے آنا کے گال اور کان اور سرخ ہو گئے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ جم کارل کے پیچھے پڑا تھا تو بدلے کے طور پر کارل جم کی منگیتر کے پیچھے۔ آنا نے غصے سے ابلتے ہوئے جم کے ہاتھ پر زوردار چٹکی پھڑی، پر مجال ہے جو جم نے سی بھی کی ہو۔ یعنی تم میری بات نہیں مانو گے؟ اب آنا بیچاری کی آواز بھیگ گئی۔ امرہ کی قسمت ہی خراب۔ کیا ضرورت تھی جم کو یونی میں اپنی منگیتر رکھنے کی؟ اس طرح بزنس تو نہیں ہوتے نا۔ اس کے 5 پاؤنڈ ضائع کے۔ کارل کو کیا کوفت ہوئی؟ الٹا جم کوفت کا شکار ہو رہا ہوگا اندر ہی اندر۔ اب 5 پاؤنڈ کے لیے وہ اپنی سویٹ ہارٹ کو ناراض تو نہیں کرے گا یقیناً۔ اور پھر کوریڈور میں موجود اسٹوڈنٹس نے دیکھا کہ 15-20 منٹ تک مزید جم کو بے نقط سنانے اور نم آنکھیں رگڑنے کے بعد بھی جم کے انہماک میں فرق نہ آیا، اور وہ مکمل توجہ اور ایمانداری سے ڈیوٹی ہی کرتا رہا، تو آرٹ اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی آنا نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر جم کی جیب میں ٹھونس دی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، تم انسان کے نام پر ایک بن مانس ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سو سو کرتی آنا چلی گئی۔ سب تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آنا جم کو ایک تھپڑ سے نوازے گی، لیکن وہ تو اسے بن مانس ثابت کر کے چھوڑ ہی گئی تھی۔ امرہ دور سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ کارل زیر لب ہنسا ہے۔ امرہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی آئی، کیونکہ جم آخر کار سو سو کرتی آنا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اگر دادی یہ منظر دیکھ لیتی تو جم اور آنا کے پاس جاتی اور کہتی، بیٹا جم، مل گیا سبق، اب اس امرہ سے دور رہنا۔ کہو تو میں تمہیں اس کی ہسٹری شیٹ سنا دوں، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اور کافی برا ہو چکا۔ کارل پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مانچسٹر یونی کو انگلی پر فٹ بال کی طرح گول گول گھما کر اپنی فتح کا واضح اعلان کرے اور کہے، کون ہے جو مجھے زج کر سکے؟ مانچسٹر یونی اسٹوڈنٹ سوسائٹی اور چند دوسرے ملکوں کے اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیوں نے مقامی برطانوی خاندانوں سے ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد ایک دوسرے کے معاشرے، رسم و رواج، تاریخ، عادات و اعتبار، رجحانات وغیرہ کے بارے میں جاننا تھا۔ ایسی ملاقاتیں قربت کا باعث بنتی ہیں، دوریاں کم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو براہ راست سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ امرہ نے اپنا نام تائم کو پہلے سے ہی دے دیا تھا، اور امرہ کو اوکے کر دیا گیا تھا۔ مختلف ملکوں کے اسٹوڈنٹس کا 20 رکنی گروپ مسٹر اینڈ مسز پال کے گھر پہنچ گیا۔
जहाँ पॉल ख़ानदान के साथ 2 और ख़ानदान मौजूद थे, मिस्टर एंड मिसेस एडम और मिस्टर एंड मिसेस किडल, और उन 3 ख़ानदानों के 4 अदद शरारती और 1 सेकंड में 60 सवाल पूछने जैसे बच्चे। मुलाकात के लिए लॉन में नशिस्त का इंतज़ाम किया गया था। धुंध से अटे लॉन में कोयले की 2 बड़ी बड़ी अंगीठियाँ रखी गई थी। उसके चारों अतराफ नशिस्तें लगाई गई थी। फूलों के गुलदस्ते जा बजा रखे गए थे। भालू से सफ़ेद कुत्ते भी इधर उधर गश्त कर रहे थे। घर की इमारत धुंध में लुक छुप जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जजीरे पर आ चुके हों। उन्हें इतने अच्छे खैर मुकद्दम की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। अमरहा के पास सोफ़े पर एक 9 साला बच्ची स्कर्ट में मलबूस बैठी थी और अमरहा हलफ उठाने को तैयार थी कि बच्ची बहुत ही मासूम नज़र आ रही थी। तुम किस नस्ल से हो? ये उसका पहला सवाल था। वो इतनी मासूम थी। अमरहा ने तुम किस शहर से हो, किस मज़हब, किस ज़ात की हो जैसे सवालात तो सुने थे। ये नस्ल वाला सवाल उसने पहले कभी नहीं सुना था। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। अमरहा ने गड़बड़ाकर इधर उधर देखा कि कोई और तो इनकी गुफ्तगू नहीं सुन रहा। वो क्या घोड़ा थी जो अपनी नस्ल का अता पता रखती? वो तो ठीक है, मैंने तारुफ में सुन लिया था। मैं नस्ल का पूछ रही हूँ। तुम किस नस्ल से हो? अमरहा खाक ना समझी, उल्टा उससे ही पूछ लिया। उसका मुंह बन गया। मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। मैंने अभी अपना डीएनए नहीं करवाया, लेकिन मुझे शक है कि मैं रेड इंडियन नस्ल से हूँ। ओह, मुझे याद आ गया, मैं भी रेड इंडियन नस्ल से हूँ। तुमने अपना डीएनए कब करवाया था? किस उम्र में? बच्ची, जो हैरी पॉटर की खाला थी, ने शक से उसे घूरा। 2 साल पहले। तुम रेड इंडियन नहीं हो सकती। बच्ची ने बाकायदा उसकी आंखों की पतलियों में अपनी एक्स-रेस पतलियाँ गाड़ कर यकीन से कहा। क्यों नहीं? तुम अपनी भौहों की बनावट देखो। तुम सिकंदर की नस्ल से हो सकती हो, लेकिन रेड इंडियन से हरगिज़ नहीं। मेरा मुशाहिदा मुझे धोखा नहीं दे सकता। अमरहा घूम कर रह गई। भौहों से क्या होता है? मेरी रिपोर्ट यही कहती है कि मैं रेड इंडियन नस्ल से ही हूँ। बच्ची ने अपनी पतलियों के एक्स-रेस तेज़ कर दिए। तुम हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है। एशिया में रेड इंडियंस के जीन्स नहीं मिलते। माशाल्लाह, जिस बारे में अमरहा पहली बार सुन रही थी, 9 साला बच्ची उस पर तहकीक भी कर चुकी थी। बस मैं तो रेड इंडियन ही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी रिसर्च क्या कहती है। और तुम भूल रही हो, तुम्हारे बड़े 100 साल तक हिंदुस्तान में रहे हैं। ऐसा होना मुमकिन है। मेरे बड़े रहे हैं, लेकिन रेड इंडियंस नहीं। तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा सकती हो। वो पाकिस्तान में है। अमरहा को यकीन था कि बच्ची को टालना नामुमकिन सा था। तुम अपने ख़ानदान से कहो तुम्हें मेल कर दें। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। इतने मामूली से काम के लिए भी मैं अपने ख़ानदान वालों को ज़हमत देना नहीं चाहती। अमरहा एक तो झूठ बोलकर फंस गई। भला कह देती मुझे नहीं मालूम मैं किस नस्ल से हूँ। बच्ची शक से उसे देखती रही और अगला सवाल उसके मुंह से निकलते देखकर अमरहा ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा किया और कोरियन लड़के की तरफ इशारा किया जो किसी एक मिसेस की फरमाइश पर अपना देसी गाना सुनाने जा रहा था। एडम ख़ानदान के 11 साला जेरी ने गिटार बजाया। साथ वो सब चाय के साथ फिश एंड चिप्स कॉटेज पाई खाते रहे। बरतानवी लोगों को पाई की नित नई किस्में बहुत मरऊब होती हैं। चाय तो वैसे ही उनका मशरूब है। कोरियन का गाना ख़त्म हुआ तो उन्हें ईस्टर पर नित नए अंदाज से पेंट किए जाने वाले अंडों के बारे में बताया गया और टोकरी भरकर अंडे उनके आगे पेश किए गए। उन्हें कुछ ख़ानदानी एल्बम्स दिखाए गए। साथ उन्हें मौका दिया गया कि उनके ख़ानदान, रहन सहन और दीगर बातों के बारे में वो सब सवाल जवाब करें। इस दौरान डीएनए बच्ची मुसलसल अमरहा का जायज़ा लेती रही कि वो कैसे हंस रही है, कैसे खा रही है और किस किस्म के सवालात पूछ रही है। उसने चुपके से अमरहा की एक तस्वीर भी ले ली। यकीनन अमरहा की ये तस्वीर उसकी ज़ाती रिसर्च का, उसके उस्ताद और उस जैसे ही दूसरे बच्चों के सामने होगी कि मालूम किया जाए कि ये लड़की रेड इंडियन अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन या रेड इंडियंस अफ्रीकन है भी कि नहीं। बंगाली माला से लोग कहानी सुनने की फरमाइश की गई और उसने सुना दी। अमरहा को अपनी फ़िक्र लग गई। ये बरतानवी लोगों को आखिर कहानियों का इतना शौक क्यों होता है? हमारे यहाँ बच्चे भी इतने शौक से नहीं सुनते।
جتنے شوق سے ان کے بڑے بوڑھے سنتے ہیں۔ لوگ کہانی تو امرہا کو بالکل ہی نہیں آتی، کبھی اس کے گھر میں ایسی باتوں کا تردد ہی نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں تو سب ادھر والوں کی باتیں، ادھر والوں کی باتیں، فلاں کی شادی، فلاں کا رشتہ، فلاں کپڑے جوتے، یہ وہ سب بیکار کی باتیں ہوتی تھیں۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پنجاب کی لوک کہانیاں ہیں کون کون سی۔ تھوڑی سی دیر کو ایک طرف کو ہو کر اس نے دادا کو فون کیا۔ تم ہی رانجھا سنا دینا، دادا نے مشورہ دیا۔ یہ تو اسے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے فلم دیکھی تھی، اسے کہانی یاد تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ انہیں لوک کہانی سے زیادہ صوفی ازم میں دلچسپی تھی، اور وہ امرہا سے مختلف صوفی بزرگوں کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے دیسی کھانوں کے بارے میں معلومات لیں۔ سنا ہے ہندوستان میں زبردستی شادیاں کرواتی جاتی ہیں، مسز ایڈم نے پوچھا۔ میں ہندوستانی نہیں، پاکستانی ہوں، امرہا بڑی جذبس ہوئی۔ مسز ایڈم ہنسنے لگی۔ تم سب پاکستانی، انڈین، ہندوستانی کہلائے جانے پر اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ ہندوستانی سے مراد ہماری بر صغیر ہوتا ہے، تم لوگ ہمیں یورپین کہتے ہو، ہم نہیں چڑھتے۔ جبکہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی کبھی ایسا ہی ماحول تھا جیسا انڈیا اور پاکستان میں ہے۔ ہندوستان سے مراد ایک خطہ ہے جو بلا شبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جیسے یورپ میں جادو نگری کہا جاتا ہے۔ میرے رشتے کے چچا جب اپنے کاروبار میں دیوالیہ ہو گئے تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا۔ پہلے وہ بنارس گئے اور پھر سندھ۔ واپسی پر ان کا کہنا تھا کہ ان شہروں کے سفر نے انہیں پاگل ہونے سے بچا لیا۔ بنارس میں وہ سادھوؤں کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور سندھ میں پیروں فقیروں کے ساتھ۔ امرہا خاموش ہو گئی اور مسز ایڈم کے پوچھے کے سوال کے بارے میں سوچنے لگی۔ امرہا کو ڈر تھا کہ اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا، اور وہ پوچھ لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، جہاں تعلیم اور سوچ کی کمی ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ اسلام نے تو سختی سے لڑکا لڑکی کی مرضی پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، اسلام جبر کا مخالف ہے، جبر کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں۔ اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، لندن میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی نے مار کر تہہ خانے میں دبا دیا تھا۔ مسز ایڈم بولی۔ امرہا کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہ کل انسانیت کا قاتل ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں تو قتل کی کیسے ہوگی؟ وجہ کچھ بھی ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ذہنی جنون ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا قانون، ہمارا معاشرہ نہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی تعلیم۔ یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہر حال میں وہی کرتا ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک ٹھیک وہی۔ ہم سب بھی ایسے لوگوں کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں جتنا آپ لوگ کرتے ہیں۔ سب اس کی باتوں کو بغور سنجیدگی سے سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے۔ باری باری پھر سب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ یعنی تمہارے وہاں ابھی بھی خاندان بڑے ہی ہوتے ہیں؟ گڈ۔ کیا گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں رہنے کے لیے؟ امرہا نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تو اس سے پوچھا گیا۔ امرہا گڑبڑا گئی۔ یعنی کچھ کنبے جتنے زیادہ بڑے تھے، گھر اتنے ہی چھوٹے تھے۔ ان کے اس سوال کا مقصد طنز نہیں تھا، وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کنبے بنا کر انہیں پال بھی لیتے ہیں؟ امرہا کہاں سے چھوڑتی اور کہاں سے بتاتی؟ ان کے گھر صفائی کرنے والی آپا کے 11 بچے تھے اور وہ ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ دادا کے ایک دوست کے 7 شادی شدہ بیٹے 5 کمروں کے ایک گھر میں رہتے تھے۔ سب مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات امرہا نے کر دی۔ اگر کسی خاندان میں 4-5 بیٹے ہوں تو کیا وہ ایک ہی گھر میں ہمیشہ رہیں گے؟ گھر کی سربراہ ماں 5 بیٹوں کو ایک ہی گھر میں اپنے پاس رکھنا چاہیں گی۔ ایک ہی گھر میں 5 کو، ان کی بیویوں اور بچوں کو؟ جی سب کو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی وجہ سے کہیں الگ رہائش اختیار کرنا چاہے گا تو والدہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیں گی۔ کیوں؟ وہ روئیں گی کیوں؟ تینوں خواتین نے مشترکہ اوہ کیا۔ وہ کسی ایک کو بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہیں گی۔ بچے بڑے ہو جائیں، خاص کر ان کی شادی ہو جائے، تو انہیں الگ زندگی شروع کرنی ہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے۔
पर्सनल स्पेस। क्या बात कर रही थी मिसेस गिडल? अमरहा ठंडा सांस भरकर रह गई। पाकिस्तानी माएँ क्या जाने पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी। उन्हें तो अपने लाल अपनी आंखों के आगे चाहिए। बस वो उन्हें इतना प्यार करती हैं कि उनके बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। और बेटे, वो क्या कहते हैं? मुश्तरिका औंक के बाद पूछा गया। बेटे भी वही चाहते हैं जो माँ जी चाहती हैं। औ तीनों खवातीन अपनी नम आंखें साफ करने लगीं। वो पाकिस्तानी मुश्तरिका ख़ानदानी निज़ाम से मुतासिर नज़र आ रही थी। अमरहा उन्हें दादा, दादी, नाना, नानी वगैरह के किरदारों के बारे में मज़ीद बताने लगी कि कैसे वो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं और ख़ानदान को जोड़े रखने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए मशरिकी लोग जब मगरिब का सफ़र करते हैं तो अपने घरों को याद करके रोते हैं। मिसेस एडम टिश्यू से आंखें रगड़ने लगी। अमरहा तिरछी नज़रों से तीनों ख़वातीन को देखती रही। उसने यहाँ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। डीएनए बच्ची खामोशी से अमरहा के पास बैठी उसे हिम्मतन गोश्त सुन रही थी। अमरहा को सिर्फ एक उस बच्ची से डर था कि कहीं वो उसे गलत साबित ना कर दे। तुम अपने घर को याद करके रोती हो? डीएनए बच्ची ने पूछा। अब अमरहा उसे क्या बताती कि उसे तो इस ख्याल से ही रोना आ जाता था कि उसे कभी तो वापस घर जाना ही है। नहीं, अभी मुझ पर यह नौबत नहीं आई। पाकिस्तानियों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ। वो बदतरीन हालात में भी ज़िंदा रहना जानते हैं। अमरहा ने झट कहा। मानचेस्टर वालों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ, अमरहा ने पूछा। हम बदतरीन हालात को बदलना जानते हैं, उसने मजबूत कुव्वत इरादी के तासुर के साथ कहा। अमरहा दंग सी देखती रह गई। इन सब के साथ ग्रुप फ़ोटो ली गई। मिस्टर एडम ने इनके लिए एक छोटी सी तकरीर की जिसके आखिरी जुमले को अमरहा ने डीएनए बच्ची की तरह नोटबुक में नोट कर लिया। देयर आर नेवर एनी विनर्स और एनी लूज़र। पार्टिसिपेशन इज़ रिमेंबर्ड दैट एंड एन्जॉय द चैलेंज ऑफ ईच मोमेंट्स एज इट अराइजेस नाउ। अमरहा अपने साथ अपनी गैर इस्तेमाल शुदा एक गर्म शॉल और एक कश्मीरी तर्ज का शोल्डर बैग ले गई और एक चूड़ियों का सेट था उसके पास। ये तीनों चीज़ें उसने उन तीनों ख़वातीन को पेश की और उन तीनों के चेहरे ऐसे दमकने लगे जैसे उन्हें बेशकीमत जवाहर पेश कर दिए गए हों। जाते हुए इन सबको होम पैक पाई दी गई। डीएनए बच्ची ने इसे अपना ईमेल एड्रेस दिया कि अमरहा हर सूरत उसे अपनी रिपोर्ट भेज दे। अमरहा उसे ज़रूर भेज देगी अगर वो अपना डीएनए करवाने में कामयाब हो गई और खुशकिस्मती से वो रेड इंडियन निकल भी आई तो।